शर्मा रहा है। आइए, तो आज जो ये क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं स्पेशल एडवांस मैथ के लिए, सचिन 5 बजे वाला बैच में भी इसकी लाइव कर दीजिए। बोल दिए थे। हाँ, जो ग्रुप 5 बजे वाला है उसमें भी इस क्लास को लाइव कर दीजिए। जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, जो नहीं आया होगा वो ऑनलाइन पढ़ लेगा। आज से स्टार्ट होगा हमारा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ एसएससी के एग्जाम में खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे में तो ये 2 गो हो गया, टीचर के एग्जाम में भी और पुलिस के एग्जाम में भी। तो बिहार पुलिस और में तो भाई 4-5 गो मैथ रहता है। वही में से 20 गो चैप्टर में से 5 गो रहेगा। कहाँ से रहेगा और कोई गारंटी नहीं रहता है। बात है समझ में। लेकिन मेनली रेलवे और एसएससी के लिए आपको एडवांस मैथ पढ़ना पड़ेगा। आ जाइए, एडवांस मैथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो ट्रिग्नोमेट्री के ही अंदर आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। ज्योमेट्री पढ़िएगा, अलजेब्रा पढ़िएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा। ये मुख्यतः ये आपका 4 से 5 चैप्टर है। ये बड़ा चैप्टर है। ज्योमेट्री बहुत बड़ा सेक्शन है, मेंसुरेशन बहुत बड़ा सेक्शन है। तो ये भले ही 5 गो चैप्टर नाम के है, लेकिन ये जितना टाइम अर्थमेटिक में लेता है अकेले 3 साढ़े 3 महीना 4 महीना आपको चलेगा। ये मतलब 3 महीना तो पक्के चलेगा, 3 महीना में नो डाउट। तो आज हम सबसे पहले जो बेसिक चीज आपको जानना है वो मेंसुरेशन से शुरू करते हैं। समझ में सबको आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति। इसके 2 पार्ट हैं। एक 2D कहलाता है यानी 2 डायमेंशन वाला, और एक 3D कहलाता है 3 डायमेंशन। 2D का मतलब हुआ जिसमें लंबाई और चौड़ाई की बात होगी, ऐसा फिगर जिसमें लंबाई चौड़ाई हो। और 3D फिगर का मतलब हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हो, यानी 3 डायमेंशन हो उसका। जैसे मान लीजिए हम जिस घर में हैं ये 3D है ना, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लेकिन अगर सीधे हम फर्श की बात करें तो फर्श में लंबाई और चौड़ाई है। तो 2D में आप किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? तो वृत्त के बारे में, सर्किल के बारे में, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के बाद आप मान लीजिए कि वर्ग पढ़ते हैं, वर्ग, आयत। अब देखिए, हम कह सकते हैं समचतुर्भुज और फिर कह सकते हैं समानांतर चतुर्भुज। बात है समझ में। लेकिन देखिए, अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि समचतुर्भुज, वर्ग भी समचतुर्भुज ही है। समचतुर्भुज का परिभाषा है सीधा कि समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर हो जिसका। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला। तो 4 भुजा एकरो बराबर है, एकरो बराबर है। बात है समझ में। तो समचतुर्भुज वर्ग को भी बोला जाता है। ये भी सम चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर है। जैसे समचतुर्भुज का मतलब मान लीजिए लड़का अगर कोई है तो यूपी वाला भी लड़का है तो लड़का कहलाएगा, बिहार वाला भी लड़का है तो लड़का। हाँ, तो भले ही एगो यूपी वाला है एगो बिहार वाला है, लेकिन दोनों लड़का है तो लड़का है, लड़का जाति में है। तो इस सम चतुर्भुज के जाति हुआ, इस समानांतर चतुर्भुज के जाति हुआ। अच्छा, क्या वर्ग को हम समानांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। जैसे हम बिहारी हैं लेकिन हमको भारतीय बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता है। समानांतर का मतलब होता है कि उसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो, और समानांतर का यह मतलब होता है कि कभी भी एक दूसरे को ना काटे। अब जैसे एक सपोज करिए, अभी हम इसलिए सिर्फ नाम के हिसाब से हम आपको कुछ समझा देना चाहते हैं कि आसान लगे आपको आगे। जैसे मान लिया जाए कि ये 2 लाइन है, तो ये आपको दिखने में लगता होगा कि आगे बढ़ेगा तो काट देगा एक दूसरे को, नहीं। लेकिन मान लीजिए कि 2 लाइन हम ऐसा खींचे, इसके पैरेलल इसी को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहां से यहां 5 सेंटीमीटर है गैप,
और यहां भी 5 सेंटीमीटर है, और इसको आगे 5 सेंटीमीटर पर बढ़ाते जाएंगे तो कभी मिलेगा क्या? तो यही लाइन को आप पैरेलल लाइन बोलिएगा, यानी समानांतर रेखा बोलिएगा। समानांतर का मतलब होता है आमने सामने की भुजा समानांतर हो, समान अंतर पर हो। यहां 5 का अंतर है, 5 सेंटीमीटर के, यहां भी 5, यहां भी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 5 पर रहेगा। तो देखिए, सोचिए, अगर कोई वर्ग है तो इसके आमने सामने की भुजा कभी भी बढ़ाइएगा तो एक दूसरे से काटेगा क्या? सीधे जाता है, क्योंकि कोण 90-90 डिग्री होता है, तो निश्चित है कि सीधा जाएगा। तो सीधा जब जाएगा तो ई भी भुजा समानांतर, ई भी भुजा, आमने सामने की भुजा समानांतर है, तो समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस सम चतुर्भुज कहलाता है। सम चतुर्भुज क्यों कहलाता है? अच्छा, इस सम चतुर्भुज कहलाएगा, ये भी सम चतुर्भुज कहलाएगा। सम चतुर्भुज इसलिए कहते हैं, एकरा सबके सम चतुर्भुज नहीं बोल सकते हैं, ये दोनों के ये आयत है। सम चतुर्भुज, सम माने बराबर, चतुर्भुज माने चारों भुजा, तो एक चारों भुजा ना बराबर है। सम चतुर्भुज का मतलब चारों भुजा बराबर, समानांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजा समानांतर। तो आमने सामने की भुजा समानांतर इन सब की है, तो समानांतर चतुर्भुज में ही सब आ रहा है, लेकिन सम चतुर्भुज में सब नहीं आ रहा है। तो जरा बात बताइए मुझे, इसको हम सम चतुर्भुज क्यों नहीं कह रहे हैं? हाँ, सम चतुर्भुज इसलिए नहीं करे क्योंकि इसकी लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग अलग लंबाई की है, चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है। पक्का? तो अब एगो रूल बन गया कि जितने भी सम चतुर्भुज हैं, सम चतुर्भुज, इस समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं होगा। पक्का? ये बात बचपन से पढ़ते आए, लेकिन दिमाग में जल्दी नहीं अटकता है। सम चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज में, समानांतर तो आप ये चारों को कह सकते हैं। ये चारों फिगर देख रहे हैं कि नहीं? समानांतर का क्या मतलब? आमने सामने की भुजा समानांतर होना चाहिए। सम चतुर्भुज का क्या मतलब? चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो सम चतुर्भुजी सब नहीं है, सब नहीं है, लेकिन समानांतर चतुर्भुजी सब है। तो ये जो सम चतुर्भुज समानांतर हो सकता है, लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज कभी भी सभी नहीं होगा ना। पक्का? अब आ जाइए, लेकिन तो ये आपको 2D फिगर है, इसमें आप कहिएगा क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में आपको पढ़ना है। वृत्त के जब हम पढ़ेंगे तो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। ये समतल आकृति है, ये सब, ये ऐसी आकृति है जिसमें मोटाई नहीं है, ये सिर्फ कल्पना है कि एक लाइन हम खींचे हैं। बात आए समझ में? और जान लीजिए, लाइन खींच दिए ना आप, तो लाइन खींच दिए, तो लाइन के कोई ऐसा नहीं है कि लाइन के कोई ऊंचाई होता है। लाइन जो खींचा जाता है वो समतल सतह पर खींचा जाता है, सिर्फ ये चिन्ह है, समझ लीजिए। आप जानते हैं कि लाइन कोई भी बनता है ना, तो अनंत डॉट डॉट बिंदु से सटके बनता है। अनंत डॉट डॉट है तब एक लाइन बना है, और जो डॉट है, जो बिंदु है, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होता है। अब मोटाई जब है नहीं तो ऊपर के तरफ नहीं उठेगा। जैसे खेत के आरी बना देते हैं, तो आरी थोड़ा ऊंचा रहता है ना, आधो फीट तो रहता है कि पानी पटवाना है, बांध बना देते हैं, वो नहीं है। ये सीधे समझ लीजिए, वो पेंसिल से कागज पर जो खींचे आप, वह है बस। ये पानी उस पर डालिएगा तो रोकेगा नहीं पानी को। अब बात समझ गए? अब आइए, तो समतल सतह पर खींचा गया ये भुजा है, यानी सब समतल आकृति है, समझ लीजिए। लेकिन जब 3D होगा, तो जैसे हम टब बना देंगे, हौज बना देते हैं कि नहीं, पानी रखने के लिए, ट्रैक्टर का डाला, नहीं, वो सब हो गया 3 डायमेंशन। संदूक, पेटी, बक्सा, नहीं, घन घनाभ की आकृति में। तो ये सब 2D फिगर है। 3D फिगर कौन होता है? तो जानते हैं आप, घन के बारे में जानते हैं। यही बात ना जी? उसी तरह से आप घनाभ भी बना सकते हैं। चलिए,
ये सब होता है ना, ये सब हो गया 3D फिगर। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब बताइए, है ना ये बेलन, छिन्नक, है ना, बाल्टी, बाल्टी का उधर पेंदा दिख रहा है। अब देखिए ये सब हमारा 3D फिगर है। गोला, गोला जो है, गोला या अर्धगोला, नहीं, ये सब हमारा क्या कहलाता है, 3D फिगर है, 3 डायमेंशन है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, पक्का। तो ये दूसरा सेक्शन है। अच्छा, सब के थ्योरी पढ़ना है, इसीलिए कहे कि चैप्टर एगो नाम होता है, लेकिन इसमें कहानी बहुत ज्यादा है। इसका थ्योरी पढ़िएगा, इसका पढ़िएगा, इसका पढ़िएगा, इसका पढ़िएगा, इसका पढ़िएगा, इसका पढ़िएगा, इसका पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन शुरू करिएगा। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले 2D फिगर में। बस एक परिचय पहले करा दिया आपको कि पढ़ना किसके बारे में है। तो अभी 2D फिगर के बारे में, मेंसुरेशन के दूगो पार्ट ना, एगो क्षेत्रफल परिमाप और उधर पढ़िएगा आयतन के बारे में, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, वो 3D फिगर में होता है। अब 2D में हम चलते हैं आज सर्किल को लेकर। सर्किल यानी वृत्त। तो वृत्त को देखते हैं। सबसे पहली बात समझिए, एक वृत्त बनाने के लिए पहले तो ये डॉट है ना, ये बिंदु है। जब हम एडवांस मैथ में आ गए हैं तब बिना बिंदु के उपाय नहीं है, नहीं, चाहे मेंसुरेशन में जाइए चाहे ज्योमेट्री में जाइए। ये बिंदु के ना तो कोई लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है। यह सिर्फ कल्पना भर है कि यहां कुछ दिख रहा है, ये कल्पना किया जाता है। लेकिन जब अनंत बिंदु को आप सटाएंगे, डॉट 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 डॉट, तो ये बढ़ेगा। बात है समझ में? और इसी से बनता है रेखा। तो कोई एक लाइन पर कितने बिंदु होते हैं? तो अनंत बिंदु होते हैं। लेकिन कोई एक लाइन के अंत बिंदु कितने होते हैं? तो 2। अंत बिंदु का मतलब एगो अंतिम में, एगो शुरू में, एगो अंतिम में। तो अंत बिंदु कह देगा किसी रेखा पर कितने अंत बिंदु होते हैं, तो कहिएगा 2। कहेगा किसी लाइन पर कितने बिंदु होते हैं, तब तो अनंत बिंदु है, पक्का। लेकिन जब वृत्त आप बनाइएगा तो सीधा तो ना जाएगा, सीधा जाएगा तब वृत्त नहीं बना पाएगा। बताइए, वृत्त बना पाएगा? तो वो क्या होगा, कर्व होगा, वो मुड़ेगा। तो अनंत बिंदु इसके परिधि पर स्थित होता है। वृत्त के परिधि पर कितने बिंदु स्थित होंगे? अनंत बिंदु होंगे, पक्का। तो ये जो वृत्त के परिधि है, ये भी अनंत बिंदु से मिलकर बना है। और इसको केंद्र बिंदु कहेंगे, जो एकदम बीच में होगा। इसको ओ से डिनोट कर देते, ओरिजिन नहीं, जो एकदम बीच में हो। इस बिंदु से परिधि पर कहीं मिला दीजिए, समान दूरी होगा, समान दूरी होगा ना। और इसी दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। इसी दूरी को क्या कहा जाता है? और त्रिज्या को आर से लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इसको रेडियस कहते हैं, तो इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। बात आ गया समझ में? इतना आसान तो है, इससे आसान कुछ नहीं है। सुनिए, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली बिंदु, सॉरी, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। या कहिए, केंद्र बिंदु से परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप डिफिनीशन अपने मन से सोच सकते हैं कि केंद्र बिंदु से परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। कोई दिक्कत? केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। जब आपने वृत्त की बात किया है, वृत्त की बात किया है, केंद्र बिंदु हमेशा बीच में होता है। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली जितनी भी रेखाएं होगी, वो सब आपस में समान होगी। त्रिज्या होगी तो त्रिज्या आपस में समान है ना, होगा, पक्का। अब देखिए, परिधि पर तो अनंत बिंदु होगा, तो कोई भी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जीवा,
परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु हो, उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? और ये हमेशा सरल रेखा होती है, ये बात जान लीजिए। ये कोई कर्व रेखा के पढ़ाई नहीं होता इस समय। सब क्या है? सरल रेखा है। इस सीधी रेखा ही जा रहा है, इन्हें कि टेर टार जा रहा है, और आप त्रिज्या कह रहे हैं, वो सब नहीं होता है। आ जाओ, अब देखिए ये भी जीवा कहलाएगा कि नहीं? अब एगो बात बताइए, ये केंद्र बिंदु यहां है, केंद्र से जितना ज्यादा दूर है उतना छोटा, और केंद्र के जो जितना नजदीक उतना बड़ा, केंद्र से जितना नजदीक उतना, ये थ्योरी है। अब ये बात याद रखना है, आपसे पूछ देगा कि वृत्त की जीवा केंद्र बिंदु से ज्यादा दूर होने पर छोटा होगा कि बड़ा होगा? केंद्र से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही छोटा होगा, और केंद्र से जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ही बड़ा होगा। और ऐसी जीवा जो मान लो केंद्र बिंदु से होकर गुजर जाए, ये सबसे बड़ी जीवा होगा। होगा कि नहीं? सुनिए सुनिए, लेकिन ये वाला जीवा फिर छोटा होने लगा कि नहीं? ये और छोटा हुआ कि नहीं? ये और छोटा हुआ कि नहीं? तो केंद्र बिंदु से जितना ज्यादा दूर उतना छोटा, केंद्र बिंदु से जितना नजदीक उतना, और जो केंद्र बिंदु से होकर ही गुजर गया वो सबसे बड़ा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही, बस यही डिफिनीशन हुआ। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा चलिए पानी पिलाओ भाई, कंठ सूख जाता है। बोलिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो क्या सभी जीवाएं व्यास कहलाएगी? नहीं, लेकिन अगर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है तो व्यास। थ्योरी समझते चलना, ये थ्योरी हम सीधे तुमको मास्टर बना देंगे, दिमाग में सारा बात फिट हो जाएगा, तुम देखते 1000 बात निकाल दोगे। कोई फिगर देखोगे या बैठे बैठे एक फिगर बना के तुम पूरा थ्योरी बक दोगे कि ऐसे ऐसे बात होता है, ऐसे ऐसे बात होता है, ये सब बात हुआ। अब सुनिए, अब कितना थ्योरी इसमें हो गया कि परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। केंद्र बिंदु से जितना ज्यादा दूर होगी वह जीवा उतना ही छोटा, केंद्र बिंदु से जितना नजदीक उतना ही बड़ा, केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगी जो जीवा वो सबसे बड़ी जीवा होगी, और वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। हुआ कि नहीं? आ जाइए, अब एगो बात बताइए, तो क्या खाली जीवा ऐसे ही जाएगा? ऐसे हो जा सकता है? नहीं होगा। सुनिए, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर चल गया छेदित तो छेदक रेखा होता है। समझ में आया? वृत्त को अगर छेदित चल गया तो छेदक रेखा कहलाता है, तो छेदित बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखो, अब मान लो ऐसे भी तो जा सकता है ना, तो केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगा तभी वो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। पक्का? तो ये बात समझ में। अब बताइए, मान लीजिए ऐसे कह देगा केंद्र बिंदु से, वृत्त में केंद्र बिंदु से विपरीत दिशा में स्थित दो जीवा आपस में बराबर है, आपस में, तो जान लीजिए आगे ऑप्शन दे देगा कि दोनों तो आप बराबर बोल दिया जीवा, तो केंद्र बिंदु से समान दूरी पर होगा, केंद्र बिंदु से अलग अलग दूरी पर होगा, ऐसा थ्योरी सवाल बोलेगा। हाँ, जब दोनों जीवा की लंबाई अगर आपस में बराबर होगा तो केंद्र बिंदु से उस समान दूरी पर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं होगा? अब जरा सोचिए, गौर करिए, ये मान लीजिए कि केंद्र बिंदु है, एक जीवा है जो यहां से मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर लंबी है। यह जीवा कितनी लंबी? एक और जीवा जो 10 सेंटीमीटर लंबी है। इसका मतलब अगर ये ए बी है, इस सी डी है, तो ए बी और सी डी आपस में,
बराबर है, पक्का ना? चलिए आगे बात करिए, आगे समझिए। तो इतना बात आप जान गए हैं कि अगर ये जो है तो वृत्त के जीवा ही है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा है इसलिए व्यास है, और सभी जीवा व्यास नहीं कहलाएगा। जैसे सब भीड़ भीड़ आप देखते हैं रैली में, तो सारा भीड़ में इकट्ठा आदमी नेता नहीं कहलाएगा। नेता कोई में एगो रहता है, बाकी सब जनता में रहता है। तो चाहे जितना जीवा खींच दीजिए, लेकिन नेता बनने के लिए ओकरा टोपी उपी पहनले रहना होगा, नहीं उजला ड्रेस में होगा, तभी वो नेता कहलाएगा। वही बात है व्यास का। और ये बताइए त्रिज्या, यहां से यहां त्रिज्या, यहां से यहां भी, तो ये जो व्यास होता है दूगो त्रिज्या के बराबर होता है, नहीं त्रिज्या का दुगना हो जाता है। ये बात आप जानते हैं। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब ये बात बताइए कि ये तो आपने कहा कि सर ये तो जीवा है, ये जीवा मान लीजिए ए बी नाम दे देना है, दूगो अंत बिंदु इसका हो गया जहां पर ये टच किया। अब सुनिए, तो ये जीवा है, ये जीवा ना बुझा रहा है कि दो भाग में वृत्त को बांट दिया। दूर बराबर नहीं बोले हैं, लेकिन दूगो भाग में है ना, उधर यहां से मान लो तू दो भाई, आई खेत के बांटना है, और तोड़ा कहेंगे तुमको इधर वाला में रहना है, भाईवा रहेगा उधर वाला में, मार कर दोगे, कहोगे ओकरा बड़का दे दिया हमरा, आपको छोटका वृत्त मिल गया उसको, तो खंड हो गया दो खंड ना जी। कै खंड में बट गया वृत्त? दो खंड में बट गया। तो छोटका को लघु खंड कहते हैं, लेकिन ये वृत्त का खंड है तो लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड कहते हैं छोटका को। इस जीवा से इधर, इसको बोलते हैं बाबू चाप, जो परिधि का एक पार्ट है, परिधि का एक ई वाला, और ये लघु चाप कहलाएगा अगर ये छोटका है तो। छोटका है तो लघु चाप कहलाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, और इधर देखिए, यारी बना दिए ना खेत के, तो उधर बड़का खेत कहाएगा दीर्घ, नहीं दीर्घ वृत्त खंड, पक्का? दीर्घ वृत्त खंड लघु वृत्त खंड हो गया। तो इसको आप दीर्घ चाप कहेंगे, नहीं यहां से लेकर इधर जो बचा, ये जो बचा इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप कहेंगे, कहेंगे ना। इधर हो गया लघु, लघु वृत्तखंड और लघु चाप। अब इसी को कहते हैं लघु वृत्तखंड, इधर बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब सवाल जब आएगा, हालांकि बात हम ज्योमेट्री में भी बताते, लेकिन जब हम वृत्त पर चर्चा कर रहे थे तो हम बोलिए दिए, क्योंकि जब सवाल आएगा तो कहेगा कि लघु वृत्तखंड पर बना हुआ कोण बताइए, दीर्घ वृत्तखंड पर बना हुआ कोण बताइए। वो ज्योमेट्री में आएगा जब कोण के बारे में। तो जब तक आप नहीं समझिएगा कि लघु वृत्तखंड किसको कहते हैं और दीर्घ वृत्तखंड किसको कहते हैं, तो आप सोच ही नहीं पाइएगा कि बात उन्ने के हो रहा है कि इन्ने के हो रहा है। बात है समझ में? अब आप समझ जाइएगा कि जहां से भी एक जीवा खींचा हुआ है, जिधर बड़ा है वो बड़का हो गया, दीर्घ हो गया, जिधर छोटा है वो। लेकिन अगर बीच से गुजर जाए चला तो बराबर हो गया, बराबर बराबर ना, अर्धवृत्त अर्धवृत्त। अब इसको दीर्घ और लघु नहीं कहेंगे, नीचे वाला को भी बोलेंगे अर्धवृत्त और इधर वाला को भी बोलेंगे, पक्का ना? कैसे समझ में आएगा पूरा? अब आ जाइए आगे। अब एगो बात समझिए कि अगर ये वृत्त है तो जब जीवा बांटता है, एगो आरी खींचते हैं, दो पार्ट हो जाता है, या तो वो दोनों बराबर होगा या वो दोनों में से एगो छोटा एगो, तब बड़का को दीर्घ वृत्त खंड, छोटका को अब बराबर बट गया तो आधा वृत्त यानी अर्धवृत्त। यही बात ना? एक नाम इतना स्पष्ट है पूरे एडवांस मैथ में,
जो नाम बोलिएगा ना उससे रिलेटेड ओकर थ्योरी रहता है। अब आ जाइए, अब मान लीजिए त्रिज्या हमने खींचा, त्रिज्या ना है, अब फिर त्रिज्या खींच दिया। अब इस बार जो हम खेत के बंटवारा कर रहे हैं, बड़का खेत था, दुइये भाई में अभियो बंटा रहा है। एक भाई के कहे कि इधर रहो, एक भाई के तो न बुझा रहा है कि छोट बड़ है। त्रिज्या द्वारा खंड हुआ है, इस बार जीवा द्वारा नहीं हुआ है, तो त्रिज्य खंड कहलाएगा। छोटका कहलाएगा लघु त्रिज्य खंड, बड़का कहलाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। पक्का? जब त्रिज्या बांटेगा तो त्रिज्य खंड, जब जीवा बांटेगा तो वृत्त खंड। पक्का? सीधा एगो रेखा कर बांट दिया तो वृत्त दुभाग में हो गया, तो वृत्त खंड होगा। लेकिन जब त्रिज्या बांटेगा तो त्रिज्य खंड कहेंगे। तो इधर वाला हो गया आपको लघु त्रिज्य खंड, उधर वाला हो गया। अब सोचिए, आप अपना मन से 4 जगह वृत्त लिख के और पूरी थ्योरी मने मने बोल सकते हैं कि नहीं? जोड़ सकते हैं कि ऐसा है तो क्या होगा। यह पर आप कितना बात बना सकते हैं, सोचिए कितना बात बना सकते हैं। आप चाहेंगे तो बहुत सारा बात। अच्छा, इसको जीवा बोलिएगा कि नहीं? इसको भी जीवा बोलिएगा कि नहीं? लेकिन ये स्पेशल जीवा है, इसको व्यास बोलिएगा। इसको त्रिज्या बोल सकते हैं, इसको त्रिज्या बोल सकते हैं, इसको त्रिज्या बोल सकते हैं, यहां से यहां त्रिज्या बोल सकते हैं कि नहीं? कहेंगे कि जीवा है, जीवा द्वारा दो भाग बटा, एने वाला छोटका वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड, इस जीवा से इधर दीर्घ वृत्तखंड। अगर इसको जीवा मान के चलते हैं तब व्यास 2 भाग में बांट दिया, अर्धवृत्त अर्धवृत्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि ई त्रिज्या लेते हैं, चाहे इसको, इस एरिया को भी त्रिज्य खंड कह सकते हैं, इस एरिया को भी त्रिज्य खंड कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? इतना भी त्रिज्य खंड कह सकते हैं, कह सकते हैं ना? तो त्रिज्या जब भी बांटेगा त्रिज्य खंड। चलिए अब एगो बात बताइए, ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप बचपन से याद करते आ रहे हैं। फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा चला इसमें, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर आपको यहां से यहां की लंबाई अगर पता है, मतलब केंद्र बिंदु से अगर परिधि को छूने वाली रेखा की लंबाई अगर पता है, तो पूरा एरिया कितना है, मतलब अगर धान पसारना है तो कितना दूर में पसार सकते हो धान? हाँ, जो पसारना है। तो अगर इसकी त्रिज्या मान लो 7 सेंटीमीटर, तो ये हो सकता है सेंटीमीटर में, मीटर में, ऐसे रहेगा। तो आप क्षेत्रफल लिखिएगा, देखिए पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म, 22 7 100, तो 154। अगर उस सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर में। सुनिए, काहे वर्ग सेंटीमीटर में? हाँ, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है आपका, तो यहां भी आप 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, गुना फिर 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, नहीं तो 7 से 7 तो कट गया हमारा, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। का है भाई, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 22 सत्य 154, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, पावर 1 1 जुड़ गया तो पावर 2 हो गया। लेकिन जब आयतन में हम जाते हैं तो 3 बार गुना होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उस बार सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, मीटर क्यूब हो जाता है, यही बात ना। और जब क्षेत्रफल की बात होगा तो हमेशा दुइयों को गुने होता है, इसलिए आंख बंद करके अगर क्षेत्रफल की बात होगा तो वो स्क्वायर में होगा, चाहे वो मीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, फीट स्क्वायर होगा, नहीं फीट में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए पानी पिलाओ रे भाई। गर्म पानी है ना, और करवा दो। आइए ध्यान दीजिए, एगो बात बताइए। हाँ सर, कोई पेज के जरूरी ना है ना, आ जाओ। अभी हमारा पूरा थ्योरी दिमाग में है हो रखल,
चला ये वृत्त है ना। अब आप जानिए कि अगर आपको परिधि, क्षेत्रफल तो जान गए हैं, क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, परिधि का भी फॉर्मूला जानते होंगे। परिधि होता है ना 2 पाई आर, 2 पाई आर पक्का। अब पाई का मान 22/7। अब जब मान लीजिए कि हमने त्रिज्या से इसको घेर दिया, तो एक त्रिज्य खंड का एरिया पूछा जा सकता है। कह देगा कि बताइए लघु त्रिज्य खंड का एरिया चाहे दीर्घ त्रिज्य खंड का एरिया, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। पूरा वृत्त होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है और एक रस्सी बांध के ऐसे पूरा घुमा दिए ना, तो केंद्र पर 360 का कोण बना कि नहीं। तो केंद्र पर बनता है कै डिग्री का कोण। सपोज करिए अगर यहां 60 डिग्री है तो उधर कितना होगा, 300 होगा। अगर मान लीजिए ये 120 डिग्री है तो उधर 200, तब ना पूरा 360। तो उधर जो कोण बच गया वो हो गया 240 डिग्री केंद्र बिंदु पर। अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना होगा तो ध्यान दीजिए, इस त्रिज्य खंड का एरिया अगर निकालना है यहां वाला का, तो अगर एक बार तो हम यहां लिख देते हैं, मान लो थीटा, इस कोण, ये कोण यहां दिया और इसका एरिया, ये पूरा एरिया कितना है, ये त्रिज्या और ये चाप, इससे घिरा हुआ एरिया। तो पूरा एरिया होता है वृत्त का 2 पाई आर, पूरे वृत्त का एरिया का कैमा भाग। तो ये थीटा जितना रहेगा उसको ऊपर, और 360 टोटल होता है। अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कि अगर ये 60 है तो इधर 300 होगा, नहीं तो 60 ऊपर और 300 नीचे, 0 से 0, 6 एकम 6, 6 पचे 3, यानी 1/5 भाग। यानी इधर का एरिया अगर 1 यूनिट होगा ना, तो उधर का एरिया 5 यूनिट, उधर का 4, टोटल 5, टोटल कितना 5, उधर का 4 हुआ। आपने नीचे टोटल लिखा, नीचे क्या लिखा, तो टोटल 5 में से एक एरिया, क्योंकि 60 पचे 300 ऐसे होता है ना। अब बट्टा में हम क्या लिख दिए, गलती लिख दिए, चला गलती लिख दिए हम। आइए ऊपर 60 लिखे तो नीचा पूरा ना 360, 0 से 0, 6 36, यानी 1/6। अगर पूरा एरिया 6 है तो इधर का एरिया 1 होगा, पूरा एरिया 6 होगा तो इधर का एरिया और उधर का एरिया 5, ऐसा। अब बताइए, तो ये बात अगर आपको, अगर मान लो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कुछ भी दे दे, मान लो 7, तो बचा सिर्फ 1/6। आप काटा पीटी करिए, 7 से 60 काट दिए, 22 22/3 आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि अगर हमें कभी भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे कि हमें जो भी कोण दिया गया, ये कोण अगर थीटा है, तब पूरे वृत्त का एरिया पहले याद रखेंगे। पूरे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका थीटा जो होगा ऊपर और 360 पूरे के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए इस चाप की लंबाई, ये वाला चाप, इस चाप की लंबाई पूछा जाए तो क्या करना होगा। तो ये पूरा जो परिधि है इसी का ना ये पार्ट है चाप जी, यहां से यहां तक है। तो पूरा परिधि के फॉर्मूला 2 पाई आर, और 2 पाई आर का, चूंकि हमें इसी कोण के रिस्पेक्ट में, सोचिए अगर ये कोण ज्यादा होगा तो ये और फैल जाएगा कि नहीं, कोण छोटा होते जाएगा तो ये चाप भी छोटा होते जाएगा, नहीं। यानी इस थीटा के बारे में पता करना है 360 के रिस्पेक्ट में।
यानी जब चाप की लंबाई निकालना है तो थीटा ऊपर 360 नीचे, लेकिन परिधि का एक पार्ट होता है इसलिए 2 पाई आर थीटा बटा 360। और क्षेत्रफल निकालना होता तो ये जो क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का एरिया जो है पूरे वृत्त के एरिया का एक पार्ट है, तो पूरे वृत्त के एरिया का थीटा बटा 360। याद रखने के लिए याद रह जाएगा फॉर्मूला आपको। क्यों रह जाएगा? क्योंकि एरिया की जब भी बात होगा तो हम पहले एरिया का थीटा बटा 360 करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो पूरे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर और उसका थीटा बटा 300। लेकिन अगर चाप पूछेगा तो सोचेंगे चाप तो परिधि में से न है, तो 2 पाई आर का थीटा बटा 360 रह जाएगा यादव। चलिए बहुत अच्छा। अब आइए बात समझिए। आप जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या व्यास परिधि है ना, और क्षेत्रफल। अक्सर सवाल में ये सब तो आते रहेगा। तो एक वो बात बताइए, त्रिज्या आर है, व्यास क्या होगा? 2r होगा ना, यानी 2 गुना आर इसको बोलेंगे कि नहीं? 2 गुना आर। परिधि क्या होगा? 2 पाई आर, सब गुने में है। लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ आर गुना आर है। ये क्या है? आर गुना। पक्का? अब ए बी फॉर्मूला आप जानते हैं? पढ़े ना सब लोग? अरे ए बी फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 है कि नहीं? ए बी फॉर्मूला को तब लगाना होता है, इसमें लगेगा मेंसुरेशन में। ए बी फॉर्मूला तब लगेगा जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाए। अगर लगातार 2 बार घटना घटा है तो ए बी फॉर्मूला लगेगा। जैसे मान लिया जाए, कहा जाएगा कि त्रिज्या 5% बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? त्रिज्या अगर 5% बढ़ाइएगा, क्षेत्रफल में देखिए त्रिज्या कई बार यूज हुआ है? 2 बार। तो ये भी फॉर्मूला लगेगा। जब भी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ दिया या कमी तो ये भी फॉर्मूला लगेगा। यही फॉर्मूला से क्षेत्रफल में निकालिए। कोई भी वृत्त के त्रिज्या 5% बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा? तो 5 + 5 यहां कितना? 10। अब 5 गुना 5 25, अब बट्टा में 100। 2 जीरो हटेगा तो 0.2 अंक बाद, यानी 10.25% क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल इतना बढ़ेगा। अगर वृत्त के त्रिज्या 5% बढ़ा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। देखो इसके जगह भी 5 लिखेंगे, इसके जगह भी 5, फिर 5 गुना 5 बटा, पहली घटना में भी 5, दूसरी घटना में भी। क्यों? क्योंकि त्रिज्या में 2 बार आया, क्षेत्रफल में त्रिज्या कई बार आया है? 5 5 2 जगह लिखना है। आया बात समझ में? तो ए भी फॉर्मूला लगा दिए, इतना गया। आप बताइए, अगर मैं कहूं कि त्रिज्या जो है 15% बढ़ा है, त्रिज्या 15% बढ़ा है तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? जल्दी से बताइए, बताइए। त्रिज्या अगर 15% बढ़ा है तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा? यही फॉर्मूला लगेगा। क्षेत्रफल में देखो त्रिज्या कई बार है तो यह भी फॉर्मूला लगेगा। क्षेत्रफल के प्रतिशत वृद्धि कमी पूछेगा तो 2 बार घटना घटे तभी यह भी फॉर्मूला। तब 15 यहां 15 यहां 15 गुना 15, तब 15 15 30 हो गया, प्लस 15 15 या 225 बटा में 100 यहां भेज देंगे, तब बोलिए 32.25% हो जाएगा। पक्का? अब रुको, अगर त्रिज्या बढ़ा है 15%, त्रिज्या कितना? 15%, तब व्यास में देखो तो आर का गुना कै बार है? 2 बार है। आर 1 बार है? अरे 2 से ना गुना है, आर गुना आर नहीं ना है। अगर 1 बार घटना तो उतने आंसर। अगर आपसे कहता
कि त्रिज्या 15% बढ़ाया गया है, व्यास कै परसेंट बढ़ेगा? 15%। परिधि कै परसेंट बढ़ेगा? 15%। लेकिन क्षेत्रफल कै परसेंट बढ़ेगा? आर गुना आर है तो आ गया 32.25%। आया बात समझ में? अब समझ लो एगो बात कि त्रिज्या, व्यास और परिधि में समान वेरिएशन होता है। त्रिज्या, व्यास और परिधि में अगर मैं कहूं त्रिज्या दुगना हो गया तब व्यास का गुना हो जाएगा, 2 गुना। हाँ, बाप रे, कैसे कैसे? देखो, अगर मान लो ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या मान लो 5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है? तो चला बताओ, अगर इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना कहलाएगा? ना कहलाएगा 10। त्रिज्या अगर 5 है तो इस वृत्त का व्यास कितना कहलाएगा? अब मैंने कहा कि त्रिज्या दुगना कर देते हैं। त्रिज्या क्या कर देते हैं? अरे दुगना छोड़ो, 3 गुना कर देते हैं। अगर वृत्त के त्रिज्या को मैंने 3 गुना कर दिया तो आप बताओ पहले त्रिज्या कितना था? तो 3 गुना करने पर कितना होगा? तो जब अब त्रिज्या हो गया है 15 तब व्यास कितना होगा? डायमीटर 15 दूना। अब मुझे बताओ त्रिज्या हुआ है 3 गुना, तब ना भाई 5 15 हुआ। तब बताओ तब व्यास हुआ कै गुना? तो सेम वेरिएशन हुआ कि नहीं? तो त्रिज्या, व्यास और परिधि में समान वेरिएशन चलते रहता है। अगर आपसे कह देगा कि व्यास हम घटा दिए हैं 10%, बताइए त्रिज्या कै परसेंट घटेगा? हाँ, तो पहले जितना त्रिज्या रहा होगा ना वो 10% घट जाएगा। पहले जितना था वही में 10% घटेगा। त्रिज्या त्रिज्या में माइनस होगा, व्यास व्यास में माइनस होगा। बात समझे कि नहीं? तो अगर आपसे कह दे कि परिधि को 15% बढ़ाया गया है तो बताइए ना त्रिज्या कै परसेंट बढ़ेगा? हो गया। ये बात अगर आप समझ गए ना तो बहुत बड़ा बात समझ गए। ये सब बात सबके दिमाग में नहीं अटकता है, विद्यार्थी के रटैत रटैत दिमाग खराब हो जाता है। केकरा केकरा में सेम वेरिएशन रहेगा? त्रिज्या, व्यास और परिधि में, लेकिन क्षेत्रफल में ना। अब बताइए अगर व्यास व्यास छोड़िए परिधि, अगर मैंने कहा कि परिधि हमने 10% बढ़ा दिया, परिधि की लंबाई को क्या किया? परिधि के घेरा 10% बढ़ा दिए तो बड़ा वृत्त बन जाएगा। तो अब कहेंगे कि परिधि 10% बढ़ा तो क्षेत्रफल कै परसेंट बढ़ा? क्षेत्रफल कै परसेंट? ये भी फॉर्मूला लगाइएगा ना। हम सोचेंगे परिधि 10% बढ़ा तो त्रिज्या भी 10% बढ़ेगा, त्रिज्या भी। लेकिन क्षेत्रफल में कहेगा तो ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा, बोलिए 10 और 10 20, ऊपर हो जाएगा 10 गुना 10 100 से 100 को काटेंगे एक बार में 21% आपका है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ये सब बात समझ में आया। कल हम आगे फिर थ्योरी पढ़ेंगे। अब सुन लीजिए, जैसे वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, सबके थ्योरी पहले कंप्लीट करेंगे। ये थ्योरी जैसे हमने मुजबानी पढ़ाया है ना जी, कि कहीं से हम देख देख कर लिखे हैं, तो जैसे हमारा याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। कैसे हम सिस्टम से अपने दिमाग में बैठेले हैं, यह सिस्टम से आपको अपने दिमाग में बैठाना है। और जब आप दिमाग में बैठा लीजिएगा ना चला तो सवाल आएगा ना तो तुरंत समझ में आएगा, अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है। तो आगे चलेंगे, कल इसका थ्योरी थोड़ा और बढ़ाएंगे। हाँ, आवाज खत्म है। शांति से मत रहो, चलो निकलो।